नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। जल्दी 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 आ अरे वाह, वेरी गुड। डर नहीं लग रहा ना बेटा? वापस नहीं। करेंगे। हाँ चलो चलो जल्दी चलो, ये संभाल के। हाँ जल्दी आओ। आ जाओ। हाय भाभी। हाय। हाय वर्षा। आओ बेटा जल्दी आओ। आओ फिर से एक बार करेंगे। आओ 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 आओ, वेरी गुड। अभी किसका मैसेज है? कुछ नहीं, जंक मेल है। इतनी गर्म चाय आई। अगर इतनी जल्दी थी तो फिर चाय की जगह शरबत दे देती मुझे। तो पढ़ना। ये लो जल्दी रखो और चलो जल्दी करो। हाँ हाँ हाँ, हाँ ओके। क्या हुआ? किसका मैसेज है? उसी का, कल रात भी उसने मैसेज किया था। अमर? अरे लेकिन वो तो बच्चा है। आई तुला का हिमायत नहीं है। आजकल बच्चों में ही ज्यादा जवानी चढ़ जाती है। इसकी तो जवानी निकालता हूँ मैं। अरे सुरेश, अरे सुरेश क्यों बात बढ़ा रहा है? ये भी ना सुरेश। क्या बकवास है ये सब? हाँ क्या बकवास है? तेरी बेबी का फोटो है, इसमें चिल्लाने का क्या? तारीफ ही तो की है। यही सब सिखाते हैं तुमको कॉलेज में? बच्चे हो तो बच्चे बन के रहो, समझे? चिल्लाओ मत। सोशल मीडिया पे कमेंट्स किए, क्या गलत किया इसमें? बीवी है मेरी। ओए इतनी जलन हो रही ना तो संभाल अपनी बीवी को। सोशल मीडिया पे फोटोज डालेंगे तो कमेंट्स आएंगे। मुंह तोड़ डालूंगा। अरे छोड़ो छोड़ो, मुंह तोड़ दूंगा मैं तेरा। सारा बोलना तेरी तो जान से मार डालूंगा तेरे को मैं। टच करके दिखा, देख तेरे खानदान के साथ क्या करता हूं। टच करके दिखा, तू मारूंगा तुझे मैं। क्यों लड़ रहा है साले? हट। अरे चल चल, खुद की बीवी को संभाल नहीं सकते, आए दूसरे को बोल दे साला। अरे मैसेज करता है मेरी बीवी को। ए चलो। अरे बेटा, वर्षा को कहीं देखा? शायद वो गार्डन में खेल रही होगी। अच्छा वर्षा, वर्षा को ढूंढ रही हो? हो। अरे लेकिन लता ताई तो उसे आज नीचे लेकर आई ही नहीं। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ मिली? नहीं है वर्षा, घर पे ही होगी। चलो चलो। आई आई वर्षा, बेटा मम्मी आली आहे आणि तुझ्यासाठी सरप्राईज पण आहे। दरवाजा खोलो। वर्षा, आई कहाँ चली गई? मेरे पास चाबी है, ठीक है? चलो आगे चलो, बस चढ़ो। सर ये लता जी हैं, ये सुरेश रायकर हैं। लता जी सुरेश रायकर की सास और इनकी माँ है। ये नैना जी और ये 4 साल की वर्षा। बॉडी पर कोई भी चोट के निशान नहीं है। गला दबाकर इनको मारा गया है। कोई रीजन पता चला? हाँ सर, आइए मैं दिखाता हूँ। ये देखिए सर, आप दोनों 2 मिनट के लिए बाजू आना। ये देखो सर, पूरा कवर्ड बिखरा पड़ा है। और ये देखिए सर, चोर ये गहनों के बॉक्स ऐसे ही यहाँ खाली छोड़कर गहने लेकर भाग गए।
मुझे लगता है कि इसके पीछे चोरी का ही मोटिव हो सकता है। कोई फोर्स एंट्री का निशान है? नहीं सर, आइए दिखाता हूँ। ये देखिए सर, डैश पर या कुंडी पर कोई भी तोड़फोड़ के निशान नहीं है। मतलब हो सकता है कि मारने वाला इनके जान पहचान का ही होगा कोई। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। वर्षा को कहीं नहीं ले जा सकते। देखो, आप इसे कहीं नहीं लेके जा सकते। जल्दी करो। सच बताओ। देखिए, मैं आप लोगों की हालत समझ सकता हूँ, लेकिन कुछ सवाल तो आपसे पूछने होंगे। आइए। देखने से ये हत्या चोरी के मकसद से की गई नजर आ रही है। क्या क्या सामान चोरी हुआ है आपके यहाँ से? कुछ 8-10 हज़ार के कैश होंगे सर, और आई के और नैना के गहने। कितने के गहने होंगे? 5-6 लाख। आपकी काम वाली बाई या घर के किसी नौकर पे आपको शक है? सर, हमारे घर में कोई काम वाली बाई या कोई नौकर नहीं है। आई और नैना साथ में मिलकर काम करते थे। किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। ऊपर चौथे महले पे खून हुआ और चोरी भी हुई है। किसी अनजान शख्स को यहाँ से आते जाते देखा? नहीं साहब, ऐसा तो कोई नहीं दिखा। सीसीटीवी लगा यहाँ पे? साहब, यहाँ का तो मेन गेट भी टूटा पड़ा है साहब। साहब, यहाँ पे तो कुछ भी हो जाए तो साहब हमारे जान के पीछे पड़ा रहता है। एक अकेला आदमी क्या क्या देखेगा साहब। पाटिल, जरा आसपास देखो, सीसीटीवी है क्या? हाँ सर। ये बाजू की दुकान कितने बजे खुलती है? बाजू की दुकान का मालिक हज पे गया है, 1 हफ्ते बाद आएगा। सर, लता जी और वर्षा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट के मुताबिक दोनों को गला दबाकर ही मारा गया है। दोनों की मौत शाम को 4 से 5 बजे के बीच में हुई है। कोई सेक्सुअल असॉल्ट? नहीं सर, दोनों के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है। यानी ये दोनों खून लूटपाट के लिए किए गए, या तो फिर कोई पुरानी दुश्मनी निकाल के इसको लूटपाट की शक्ल दी है। सोसाइटी के सामने जिस दुकान में सीसीटीवी लगा था, उस दुकानदार से बात हुई? नहीं सर, उससे कोई बात नहीं हो पाई। पाटिल, काम करो, दोनों बॉडी सुरेश के परिवार को क्रियाक्रम के लिए सौंप दो और क्रिमेशन के बाद उनको पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाओ। ओके सर। किसने मारा मेरी आई और मेरी बेटी को? पकड़ा गया है ना वो? आप शांत हो जाइए, पहले आप बैठ जाइए। आपने अब तक उसे नहीं पकड़ा? तुम्हें शांत पड़े बस बाबू। देखिए, हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हमें कुछ और जानकारी आपसे चाहिए थी। क्या जानना चाहते हैं आप? हम दोनों अपनी अपनी ऑफिस चले गए थे और हमारे जाने के बाद कौन आया वो हम कैसे बता सकते हैं? ये जो लता जी है, ये आपकी माँ नहीं थी, इनकी माँ थी। जी। आप दोनों के साथ ही रहती थी? एक्चुअली नैना के बाबा एक्सपायर्ड होने के बाद आई को हमने हमारे साथ रख लिया था, क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला कोई था नहीं। वो बिल्कुल मेरे आई की जैसी थी। वर्षा को बहुत प्यार करती थी वो। हो सकता है कि आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ और उसी ने ये अमर ने ये सब कुछ किया होगा। ये अमर कौन है? एक बहुत ही घटिया लड़का है वो, हमारी सोसाइटी में रहता है। क्या बकवास है ये सब? हाँ, क्या बकवास है? तेरे बीवी का फोटो है, इसमें चिल्लाने का क्या? तारीफ ही तो किया है। यही सब सिखाता है तुमको कॉलेज में? बच्चे हो तो बच्चे बन कर रहो, समझे? इतनी जलन हो रही है ना तो संभाल अपनी बीवी को। तेरी तो जान से मार डालूंगा। टच करके दिखा, देखा खानदान के साथ क्या करता हूँ मैं। इस तरह के झगड़े के लिए वो आपकी माँ और आपकी बेटी की जान क्यों लेगा? सर, वो एकदम पागल लड़का है, वो अपनी गलती कभी भी नहीं मानता है। और उस दिन उसने मुझे मेरी पूरी फैमिली को मारने की धमकी दी थी। उस दिन शनिवार था, उस दिन शनिवार था ना? तो सर मैं अकाउंटेंट हूँ, मुझे सैटरडे को छुट्टी होती है, इसलिए आमतौर पे मैं घर पे ही होती हूँ। और माँ शनिवार को मंदिर जाती है और उसके बाद सहेलियों के साथ बाहर जाती है। लेकिन उस शनिवार को मुझे थोड़ा काम था, इसलिए मुझे ऑफिस जाना पड़ा। मैं घर पे नहीं थी, इसलिए आई को रुकना पड़ा वर्षा के साथ घर पे। मुझे लगता है कि अमर को ऐसा लगा होगा कि मैं और वर्षा घर पे हैं, शायद वो इसलिए मुझे और वर्षा को नुकसान पहुंचाने घर पे आया हूँ। सर, मैं कह रहा हूँ सर, मेरे को नैना भाभी अच्छी लगती थी और मैंने उनको 1-2 बार मैसेजेस भी किए थे। नैना भाभी अच्छी लगती है? क्यों, तेरी उम्र की लड़कियां तुझे भाव नहीं देती क्या? सर क्या सर, अभी मतलब मैं भी तो नॉर्मल हूँ ना।
सर जहाँ से जो भाव मिलता है सर मैं ले लेता हूँ। वैसे भी ये सुरेश के साथ जब लफड़ा हुआ था सब, तभी मेरे आई बाबा ने मेरी बहुत बजाई थी सर। अब प्लीज़ आप दोनों इस बात पे शुरू मत हो जाना। सुरेश के खानदान को खुलेआम मारने की धमकी दी थी तूने? सर वो तो मैंने ऐसी हीरोगिरी में किया था सर, माँ कसम। वो सामने की बिल्डिंग के खिड़की पे सीमा खड़ी थी ना सर, इसलिए। सोसाइटी में जितनी भी औरतें हैं सबको लाइक करता है तू, हाँ? बच्ची हो, जवां हो, आंटी हो, बुढ़ी हो, सबको। सर अभी अच्छी लगती है तो अच्छी लगती है सर अभी, लेकिन सर आज से प्रॉमिस इन आंटियों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा सर, पक्का। सुरेश से बहस होने के बाद तूने नैना को कांटेक्ट नहीं किया? सर नहीं सर, जरा भी नहीं। मतलब एक दो बार जब किया तब सुरेश इतना पागल होगा कि मेरे को काटने दौड़ा सर। मैंने नैना भाभी को कब से अनफ्रेंड कर दिया है, ताकि कोई तुझ पे शक न करे। सर अभी क्यों सर, खाली फोकर मेरे को इस केस में घसीट रहे हो सर। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन कहाँ था तू? सर दोस्त के घर पे, उसका बर्थडे पार्टी था। चाहिए तो चेक करो सर, अब दोपहर से रात तक वहीं था मैं। तेरे दोस्त का नाम पता सब लिखवा। चल 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 चल। अमर से हमने पूछताछ की और उसके स्टेटमेंट की हम जांच कर रहे हैं। अमर के अलावा कोई और है जिस पे आपको शक हो? नहीं सर। घर के दरवाजे पर कोई फोर्स एंट्री के निशान नहीं मिले। इसका मतलब है कि आपकी आई उस खूनी को जानती थी, उसी ने ही उस खूनी को अंदर लिया था। कौन हो सकता है वो? उस वक्त आपके घर पर कौन आता जाता है? शिवम। शिवम हो सकता है, मुझे लगता है ये सब शिवम ने किया होगा। ये शिवम कौन? सर शिवम हमारी सोसाइटी में रहता है और वो आई और वर्षा के साथ बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गया। नहीं नहीं, वो हमेशा मुझे अजीब ही लगता था सर। पानी गिरने थे। हाँ। भाई ये कौन है? शिवम भैया। देखिए ना दीदी, वर्षा ने क्या कर दिया। मस्त लग रहा है ना? अच्छा है, मैं चलता हूँ। बाय दीदी, बाय भैया। बाय वर्षा, मैं कल फिर आऊंगा। ओके? क्या है ये सब? हाँ? देख दोबारा ऐसे घर में मत लेना, मुझे बहुत अजीब लगता है ये लड़का। तू भी ना, बहुत अच्छा लड़का है वो, अपनी वर्षा के साथ खेलने के लिए आता है। वर्षा का भी मन लगा रहता है। और हाँ, वो दोनों मेरे सामने ही खेलते हैं। तू टेंशन मत ले, मैं चाय लेके आती हूँ, बैठ। तो आपको लगता है कि शिवम ने ही ये सब किया है? पता नहीं सर, अब वो एक ही इंसान ऐसा था जो हमेशा हमारे घर पे पड़ा रहता था। ये क्या बोले जा रही हो तुम नैना? शिवम क्यों मारेगा वर्षा और आई को? वो तो वर्षा को कितना प्यार करता था। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है सुरेश, क्या बोलूं? बताओ मुझे, ये सब कोई क्यों करेगा? क्यों मारेगा वर्षा को और मेरे आई को? नैना के घर तुम्हारा काफी आना जाना था? जी सर, वर्षा और काकी मेरे लिए फैमिली थे। 4 तारीख को दोपहर 3 से 5 के बीच कहाँ थे तुम? सर मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता हूँ। 3 से 5 बजे के बीच में मोस्टली मैं कॉलेज से घर आ रहा होता हूँ। उस दिन जब घर आया तो मुझे पता चला कि वर्षा और काकी। नैना ने बताया कि तुम उसकी आई और वर्षा के काफी क्लोज थे। कभी उनका किसी से कोई झगड़ा वगैरह हुआ? नहीं सर, उनका झगड़ा किसी के साथ नहीं हुआ। काकी तो बहुत सीधी सादी थी और वर्षा वो तो छोटी सी बच्ची थी सर, उसकी भला दुश्मनी किसी के साथ कैसे हो सकती है? अपना नंबर दो, जरा इस अमर और शिवम के बारे में अच्छे से पता करो। आजकल के लोगों के जेब में पैसे नहीं होते लेकिन शौक 5 स्टार के होते। पता करो मर्डर के वक्त इन दोनों की लोकेशन क्या थी। ओके सर। ये अमर सच बोल रहा है। जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन देर रात तक वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी मना रहा था।
पार्टी में और भी कई सारे लोग थे। मैंने उनसे भी इस बात की पुष्टि की है कि अमर वहीं पर था। उसके मोबाइल के लोकेशन के मुताबिक ये भी पता चल रहा है कि वो पार्टी में ही था, वो सोसाइटी में आया ही नहीं था। और शिवम? सर शिवम उस दिन कॉलेज में था। दोपहर 3 से 5 बजे के बीच में उसके मोबाइल लोकेशन के अकॉर्डिंग वो ट्रैवल कर रहा था कॉलेज से घर तक। इस क्राइम सीन से उसका कुछ लेना देना नहीं है। पाटिल, अगर शिवम और अमर दोनों क्लीन दिख रहे हैं तो फिलहाल हमारे शक के घेरे में कोई भी नहीं है, क्योंकि ना इनके घर पे कोई नौकर चाकर है और ना ही इनकी किसी से कोई दुश्मनी है। नैना, 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 हौसला रखो नैना, संभालो अपने आप को। कैसे संभालू सुरेश, कैसे संभालू मैं अपने आप को? मैं मेरे बच्चे को नहीं बचा पाई सुरेश, मैं कुछ नहीं कर पाई उसके लिए। अगर उस दिन मैं घर में होती ना तो ये सब नहीं होता, मेरे बच्चे बच जाते सुरेश। ये सब मेरी वजह से हुआ है। सर ये देखिए, सोसाइटी के सामने वाली दुकान की सीसीटीवी फुटेज आ गई है। सर ज्यादा लोग अंदर बाहर नहीं गए, लेकिन ये औरत ही सबसे ज्यादा सस्पिशियस लग रही है। पाटिल, ये लेफ्ट वाले रोड का सीसीटीवी कैमरा भी जरा चेक करो। हो सकता है मैं ये पता चले कि औरत किस तरफ गई। हो सकता है उसकी शक्ल ठीक से हमें देखने मिले। और एक काम करो, सुरेश और नैना को भी बुलाओ। आप लोग अब तक ये सीसीटीवी फुटेज ही देख रहे हैं? देखा सुरेश, अब तक इन्होंने नहीं पकड़ा उसे। आपका क्या चाहता है? आपके लिए तो ये सब सिर्फ एक केस है ना? नैना जी, हमारे लिए कोई भी केस सिर्फ नौकरी नहीं होता है। हम आपका दर्द बांट नहीं सकते, लेकिन समझ जरूर सकते हैं। और जितना जल्दी आप चाहती हैं कि गुनहगार को सजा मिले, उतना ही जल्दी हम भी चाहते हैं। और इसीलिए हमने आपको यहाँ बुलाया है। पाटिल, ये देखिए, ये आपके सोसाइटी का एंट्रेंस का सीसीटीवी फुटेज है। इसमें जो लोग दिखाई दे रहे हैं, क्या आप जानते हैं इनके? हाँ, ये लोग हमारी सोसाइटी में रहते हैं। लेकिन ये औरत कौन है? एक्चुअली हम भी नहीं समझ पा रहे कि ये औरत कौन है, लेकिन जिस वक्त यह हादसा हुआ उसके ठीक बाद ये औरत सोसाइटी के बाहर बहुत घाई में आई थी। जरा ठीक तरह से देखिए। चेहरा कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है इसका, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये साड़ी जो पहनी है इस औरत ने, सर शायद मैं जानता हूँ खून किसने किया होगा। किसने? सर आपने मुझसे पूछा था ना कि काकी का झगड़ा किसी के साथ हुआ था नहीं हुआ था। मुझे याद आ रहा, सीधा आपके पास आ गया, महेश काका के साथ। महेश काका? ये महेश काका कौन है? महेश काका हमारी सोसाइटी में रहते हैं सर, काफी बड़े हैं वो। सर मुझे लगता है उन्होंने खून किया है। लेकिन तुम्हें क्यों ऐसा लगता है? मतलब उनका आई के साथ क्या कोई झगड़ा हुआ था? हुआ था। अरे वर्षा बेटा, क्या कर रही है तू? खेल रही है अकेली? और साइकिल खेल रही है तू? ओ वो जो चले। भाई जरा लक्ष्य ठेवो, जमाना बड़ा खराब है। ऐसे किसी को भी बच्ची को हाथ लगाने मत दिया कर। जो ओ खाली देवा, नीचे उतारो उसको। उतर के नीचे, हाथ मत लगाना मेरी वर्षा को। अरे लता बहनी, आप समझते वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तो उसे खिला रहा था, बस चॉकलेट दिया और कुछ नहीं। बस मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। अगर फिर आप वर्षा के आसपास दिखे तो आपके उम्र का लिहाज नहीं रखूंगी मैं। और हाँ, सारी सोसाइटी के सामने तमाशा बना के रखूंगी आपका। चल गए घरी, चॉकलेट खाते। अरे तो इस तरह का झगड़ा एक ही बार हुआ था? नहीं सर, दोबारा हुआ था, और वो भी वर्षा और काकी के मर्डर के 4 दिन पहले। मैं कॉलेज से वापस आ रहा था और मैंने देखा कि वर्षा वर्षाला पाहिलंच का ग? नहीं। क्या हुआ?
अरे वर्षा दिखाई नहीं दे रही है बहुत देर से। अपने घर की तरफ गई होगी। नहीं, जब से नीचे खेलने के लिए आई है तब से दिखाई नहीं दे रही है। मैं गार्डन में देखती हूँ। मैं यहाँ देखता हूँ। वर्षा, वर्षा, वर्षा। वर्षा, वर्षा। काकी, हाँ जल्दी आइए। खैर, वो देखिए, वर्षा सुरभि अंकल के साथ है। नीचे उतर उसको, खाली उतर गया। सांगुड़िया था, यहाँ पूरे वर्षाला हाथ लावायचा नहीं। हाँ, अरे मैं तो सिर्फ उसके साथ खेल रहा था, बाकी कुछ भी नहीं। मुझे कुछ नहीं सुनना है। एक बात याद रखना, अगर वर्षा को हाथ लगाया ना तो देख लेना, पुलिस बुलाऊंगी मैं। हाँ, चल गए घरी। मेरी बात सुनो लता घरी नहीं। आपको आपकी आई ने इस बारे में बताया था? हाँ सर, एक बार आई ने मुझे बताया तो था कि उसका सुरवे काका के साथ झगड़ा हुआ था, लेकिन उसने ये भी कहा था कि उसने समझा दिया है सुरवे काका का और वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। उसके बाद मैं भूल गई थी। अब शिवम ने कहा तो मुझे याद आया इस बारे में। सुरवे, शर्म नहीं आती आपको ऐसी हरकत करते हुए? क्या बोलते हैं साहब? आपको लगता है वो खून मैंने की है? जो आदमी एक छोटी बच्ची के साथ घटिया हरकत कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। सब आई शपथ संग तो मैंने सब कुछ भी नहीं किया था साहब। लता वही गलत समझ रही थी, उसका भी कोई दोष नहीं है साहब। आजकल का समय सब गलत है। आपको पूरी सोसाइटी में वर्षा ही मिली थी लाड़ प्यार करने के लिए, कोई और बच्चे नहीं थे? सब वर्षा मुझे मेरी शिवानी की याद दिलाती है, मेरी नाती शिवानी। पिछले साल मेरा बेटा अपने परिवार के साथ हमेशा के लिए यहाँ से चला गया। अब यहाँ मैं और मेरी बीबी रहते हैं। सर, मुझे मेरी नाती की बहुत याद आती है साहब। शिवानी बिल्कुल वर्षा जैसी दिखती है। हाँ साहब, सच कह रहा हूँ। ये देखिए साहब। तो ये बात आपने लता जी को क्यों नहीं बताई? साहब, मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात कभी सुनी नहीं। लता जी ने आपको वर्षा से दूर रहने की हिदायत दी थी ना? फिर आप उसे सीढ़ियों के पास क्यों लेके गए थे? साहब, मैं उसे कहीं नहीं लेके गया था, मैं तो सीधे से नीचे की तरफ उतर रहा था। अरे वर्षा बेटा, एकटीच खेळतेस तू बाहुलीशी? इथे कोणाकडे आली वर्षा? इथे काय करते सो? चल घरी, चल घरी। अरे लता वहिनी, मैं कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ उसके साथ खेल रहा था। चल घरी। अरे तुला किती वेळ? अरे वो बिल्कुल मेरी नाती जैसी है लता वहिनी। साहब, इसके बाद मैंने सोच लिया कि अभी कभी भी वर्षा के पास नहीं जाऊंगा। अच्छा नहीं लगता ना साहब, कोई ऐसे बोले तो। बस इतना ही हुआ था? जी साहब। क्यों? लता जी ने आपको सबके सामने डांटा, काफी लोग जमा हो गए, सबके सामने उसने आपको बेइज्जत किया, ये कौन बताएगा? नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, और लोग ज्यादा नहीं थे, एक हाथ दो थे। और साहब, लता ने सिर्फ मेरे पास गुस्से से देखा और वो वर्षा को लेकर चली गई। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं हुआ था साहब। हाँ साहब। जिस दिन कत्ल हुआ है उस दिन आप कहाँ थे? मैं बैंक में गया था साहब, फिर एक दो काम निपटा के मैं मेरे दोस्त के यहाँ चला गया और वहाँ से करीब 9 बजे मैं घर वापस लौट आया। घर आने के बाद मुझे लता और वर्षा के बारे में पता चला। कौन से बैंक गए थे? KPS कोऑपरेटिव बैंक। सर, मैं वही काम करता था। अब रिटायरमेंट के बाद साल में एक बार वहाँ जाना पड़ता है, मैं जिंदा हुए दिखाने के लिए। जिस दोस्त के घर आप गए थे उसका नाम क्या? मिलिंद नागरकर। मिलिंद नागरकर का एड्रेस लिखवा दीजिए और आप जा सकते हैं। जी साहब। हेलो शिवम, ये सुरवे की कहानी को इतना बढ़ा चढ़ा के क्यों बताया? नहीं सर, मैंने जो देखा आपको वही बताया। बड़ा तमाशा हुआ था, काफी लोग आए थे, तो चल सबके नाम बता। उस वक्त वहां पे कौन कौन मौजूद था? सर, एकदम से तो मुझे कुछ याद नहीं है, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ।
शिवम गे है? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। शिवम वहाँ उस लड़के के साथ। सुरेश, हमें पुलिस को बता देना चाहिए। कम ऑन नैना, अगर शिवम गे है तो उसकी पर्सनल लाइफ है, उसमें पुलिस को बताने की क्या जरूरत है? सुरेश, तुम समझने की कोशिश करो। मुझे शिवम कभी पसंद नहीं आया। वो कुछ अजीब सा ही है। मुझे शक होता है। देखो, तुम मेरी बात सुनो, मुझे उस पर शक है। हम पुलिस को बता देते हैं, उन्हें उनकी छानबीन कर लेते तो फिर मुझे भी तसल्ली मिल जाएगी। बस करो नैना, आई गई है, वर्षा गई है, उसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर बात पे ऐसे रिएक्ट करोगे। अरे शिवम तो खुद अपनी मदद करने आया था। तुम प्लीज पुलिस को अपना काम करने दो, प्लीज अपने आप को संभालो, प्लीज। सर, ये सोसाइटी के लेफ्ट वाले रोड पर जो एटीएम है वहां की सीसीटीवी फुटेज है। इसमें भी वही औरत है जो सोसाइटी से बाहर आई थी और इसने यहां से ऑटो पकड़ा। पता लगा इस ऑटो ड्राइवर का? हाँ सर, बांद्रा फ्लाईओवर के लिए ऑटो लिया था इसने। बांद्रा फ्लाईओवर? रिक्शा तो उसके आगे जाती नहीं है। उस औरत के बारे में और कुछ बता सकते हो जो तुम्हें अच्छी तरह से याद हो? बहुत अजीब औरत थी साहब, पूरा मुंह अपना साड़ी से ढक लिया था उसने। सूरज जी ने बताया कि उस दिन वो आपके साथ थे। हाँ, यहाँ आया था वो, करीब 3 बजे आया था। फिर हमने चाय पी ली और वो चला गया। चाय पी के चले गए? हाँ। मेरे हिसाब से वो रात के 8-9 बजे तक आपके साथ थे। नहीं सर, दरअसल मुझे ही एक शादी में जाना था, इसलिए मैंने उसे जाने के लिए बोला। रिका में वो यहाँ तक रिक्शा से आई होगी और रिक्शा यहीं तक आती है। यहाँ से आगे जाने के लिए टैक्सी करनी पड़ती है। हाँ, टैक्सी वाले से पूछते हैं। सुरवे साहब, झूठ तो बेहतरीन बोला आपने, लेकिन आप ये भूल गए कि झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। आखिरी मौका देता हूँ सच बोलने का। दोपहर 3:30 के बाद आप कहाँ गए थे? लता जी से बदला लेने? अरे नहीं सर, कोई बात ही नहीं हुई तो बदला किस चीज का लूंगा मैं? फिर गए कहाँ थे? उस सर मैं लाने के लिए गया था। अब रिटायरमेंट के बाद थोड़ी की आदत लगी ना, तो जब भी वक्त मिलता है मैं वहाँ चला जाता हूँ। उस दिन भी मैं वही गया था। हाँ सर, सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो सर। अरे सुनो, इस औरत को यहाँ से टाउन की तरफ कभी छोड़ा है? हाँ साहब, सीएसटी के लिए टैक्सी ली थी। तुम्हें क्या तुम्हारे सारे पैसेंजर याद रहते हैं? नहीं साहब, पर हम जब बाइखला पहुंचे तो ये बोलती है कि इसको वापस बांद्रा जाना है। बांद्रा में कहाँ छोड़ा उसे? वो सब लिंकिंग रोड के जंक्शन पे छोड़ा। सर सुरभि सच बोल रहा है। हमने उसकी पत्नी से भी पूछा। उस रात जब उसकी पत्नी ने उसको घर बुलाने के लिए फोन किया तो वो चरस के नशे में था। हमने वहाँ के लोगों से भी पूछा, उन लोगों ने भी बताया। और सर, उसके फोन का लोकेशन भी उस एरिया में ही एक्टिव था। पाटिल, इस फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि ये कोई औरत नहीं बल्कि आदमी है। इस रिक्शा के नंबर से जरा इस रिक्शा वाले का पता लगाओ। ओके सर। पुलिस लता और वर्षा के कातिल तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो उस औरत का भी पता कर रही थी जो कत्ल वाले दिन सोसाइटी से निकली थी, लेकिन आगे का रास्ता काफी मुश्किल उभरा था क्योंकि पुलिस के पास कोई भी पुख्ता सबूत या गवाह नहीं थे। उधर नैना की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अपनी बेटी और माँ को खोने का बहुत बड़ा सदमा लगा था उसे। वो उस कातिल को सजा दिलवाना चाहती थी और अब उसकी हालत ऐसी थी कि वो हर किसी पर शक कर रही थी। नैना, 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 दरवाजा खोलो नैना। नैना, नैना, प्लीज, क्या कहते हो तुम? क्यों अपने आप को सजा दे रही हो नैना? क्यों? मेरे आए बच्चे दोनों चले गए। मैं क्या करूंगी? मैं कैसे जीऊंगी? सुरेश, तुम
उस दिन बैंक गए थे ना, लॉकर में गहने रखने के लिए, पूछताछ करने के लिए। तो सुरेश, वो उन बैंक वालों ने तो ये लूटपाट नहीं की होगी। उनको तो पता था ना घर में गहने और ये सब। हमें पुलिस को बताना होगा। मैं जा रही हूँ पुलिस को बताने। प्लीज नैना, प्लीज तुम पुलिस को कुछ नहीं बताओगी। पागल समझेंगे वो लोग तुम्हें। प्लीज नैना, संभालो अपने आप को नैना, प्लीज। नहीं लेकिन मेरी बात सुनो। देखो सुरेश, कुछ भी हो सकता है, कोई भी मार सकता है मेरी आई को। हमें बताना होगा पुलिस को। संभालो अपने आप को नैना, संभालो प्लीज। ठीक तरह से देखकर बता, पहचानता है इसे? साहब ये बैंड्रा में बैठी थी साहब, और मैंने इसको MG रोड गोरेगांव में छोड़ा था। कुछ याद है इसके बारे में? आप ही साहब याद क्या करने का साहब, वो किन्नर जैसी थी साहब, खत खाती भी लड़की जैसी नहीं थी, और साहब मुंह पूरा ढका हुआ था उसका। कोई खास चीज याद है? हाँ साहब, उसके हाथ में एक थैली थी। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो फिर से बुलाएंगे। अभी जाओ। ठीक है सर। सर इसका मतलब है वो घूम फिर कर फिर उसी जगह पर आ गया, और उसके हाथ में वो थैली भी थी। सर उस थैली में जरूर ज्वेलरी होगी। उसने सोचा होगा कि वो CST जाकर उस ज्वेलरी को बेच सकता है, लेकिन फिर शायद उसने अपना मन बदल लिया और वो वापस आ गया और फिर यहीं के आसपास के किसी ज्वेलरी शॉप में उस ज्वेलरी को बेचने की कोशिश की। पाटिल, ये भी हो सकता है कि खून करके वो भागा, लेकिन बाद में उसे लगा कि अगर वो भाग जाएगा तो पुलिस सबसे ज्यादा उस पर शक करेगी, और इसीलिए वो वापस आ गया। ऐसा करो, उस एरिया के और आसपास के सारे ज्वेलरी शॉप में पता करो, हो सकता है हमें कोई लीड मिल जाए। ओके सर। सर नैना रायकर आई है। भेजो। आ जाइए। सर मुझे आपको एक बात बतानी थी। उस दिन CCTV फुटेज में उस औरत ने जो साड़ी पहनी थी वो मेरी आई की है सर। मुझे उसी दिन शक हुआ था, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा था। फिर मैंने चेक किया तो पता चला कि मेरे आई की वो साड़ी गायब है। खून करने के बाद किसी ने पहचान छुपाने के लिए वो साड़ी पहनी। किसी और ने नहीं सर, शिवम ने। शिवम गे है सर। हाँ सर, एक लड़का आया था इसे बेचने के लिए, और उसके पास और भी गहने थे। तो आपने खरीदे? ना सर, मुझे तो पहले से लगा था कि ये शायद चोरी के हैं, और वैसे भी जवान लड़का गहने बेचने नहीं आता है। आमतौर पे औरतें या तो कपल्स ही आते हैं, और वैसे भी मेरे दुकान में CCTV कैमरे लगे हुए हैं। आपको चाहिए तो मैं आपको फुटेज निकलवा के दिखा दूँ। दे दो। सर, किलर ने जिस ज्वेलरी शॉप में ज्वेलरी बेचने की कोशिश की, वहां के CCTV फुटेज आ गए। चलो सर, आई एम श्योर कि ये शिवम ही होगा। सर ये शिवम नहीं, कोई और ही है। पाटिल, हो सकता है कि ये लड़का शिवम, अमर या सुरवे में से किसी के साथ मिला हुआ हो। इसे पहचानते हो? नहीं, इसे तो हम नहीं पहचानते। माणिक मैडम, काय कळलं? नहीं सर। नक्की? सर, किसी ने पहचाना? मैंने भी पूरी सोसाइटी में पूछताछ की, लेकिन इसे कोई नहीं पहचानता। रेखा में सर, शिवम को बुलाओ। हो सर 1 मिनिट थांबा। सर, शिवम और उसकी फैमिली कल रात को ही कानपुर शिफ्ट हो गए। शिवम को फोन लगाओ। सर, उसका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। किसी के पास दूसरा नंबर है शिवम का? नहीं, शिवम का नंबर तो नहीं है, लेकिन उसके फादर का नंबर है मेरे पास। हेलो, मिस्टर अनिल गुप्ता। हाँ जी, बोल रहा हूँ, कहिए। शिवम आपका बेटा है? जी हाँ, शिवम हमारा बेटा है। कहिए, बात क्या है? कुछ खास नहीं, वो वर्षा के केस में जरा उससे बात करनी थी। उसको फोन लगा रहा था, नंबर लग नहीं रहा। कोई बात नहीं सर, मैं अभी उससे बात कराता हूँ, वो यहीं पे है। शिवम बेटे, आपका फोन बचा है। हेलो शिवम, कहाँ हो? फोन लगा रहे, लग नहीं रहा तुम्हारा। सर एक्चुअली मैं कानपुर में ही हूँ, कल ही शिफ्ट हुआ।
बाबा रिटायर हो चुके हैं तो हम लोग कानपुर में आ गए। वैसे मेरे पास यहाँ का लोकल नंबर भी है, आप वो ले लीजिए। दो। मैं आपके इस नंबर पे मैसेज कर देता हूँ। ठीक है। वैसे सर कातिल का कुछ पता चला? पकड़ा जाएगा, भाग कर जाएगा कहाँ तक। नंबर याद से भेज देना। जी सर, बिल्कुल। पाटिल। हाँ सर। कानपुर पुलिस को इन्फॉर्म करो कि शिवम पर नजर रखे। ओके सर। सर, वो ज्वेलरी शॉप के सीसीटीवी फुटेज में जो लड़का दिखाई दे रहा है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। ना तो वो सोसाइटी में रहता है और ना ही वो शिवम या अमर के कॉलेज से। पाटिल, उसकी फोटो सारे अखबारों में छपा था। ओके सर। डॉक्टर दीक्षित। जी जी, आइए बैठिए। मैंने ही आपको फ़ोन किया था। ये जो फोटोग्राफ आपने अखबार में दिया था ना, ये लड़का आया था मेरे क्लिनिक पर। किस लिए? सेक्स चेंज ऑपरेशन के लिए। ये इसका ऑपरेशन करना था? नहीं नहीं, इसके साथ एक लड़का और था, आई गेस इसका पार्टनर था, वो उसके ऑपरेशन के लिए आया था। पाटिल, ये लड़का था? मेरे दोस्त होंगे, मुझे लेने आए होंगे। लेने ही आए हैं तुझे, लेकिन सर इसने किया क्या है? अपने बेटे से पूछिए कैसे नाम रोशन किया है आपका। चल सर। लेकिन सर मेरी बात। इसे पहचानता है? नहीं, मैं नहीं जानता। देखिए सर, मैंने कुछ भी नहीं किया। आप लोग मुझे फालतू में फंसाने की कोशिश मत कीजिए। देखा मैं, देख, ये वही लड़का है जिसके साथ डॉक्टर अशोक मोरे के क्लिनिक में सेक्स चेंज का ऑपरेशन करवाने के लिए तू गया था। अब सच बोलेगा या इस डॉक्टर की दवाई चाहिए? समय गे और ये फोटोग्राफ में लड़का मेरा बॉयफ्रेंड है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते थे, लेकिन उसने कहा कि सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए मुझे किसी भी हालत में अपना सेक्स चेंज करवाना था। हम बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए, कोई 25 लाख बोल रहा था, कोई 20 लाख बोल रहा था। फिर हमें एक डॉक्टर मिला जो 5 लाख में मान गया। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि वो 5 लाख का भी इंतजाम कहां से होता। फिर उस दिन सॉरी शिवम कैसा है? अच्छा हूँ, बहुत जल्दी में लग रहे हैं, कहीं जा रहे हैं? हाँ, बैंक जा रहा हूँ। चेक जमा करवाने? अरे नहीं लॉकर खुलवाने जा रहा हूँ। आई और नैना के गहने ऐसे ही घर पे पड़े हैं और आजकल तो जमाना तुझे पता है कैसा हो गया, और वो लोग हमेशा घर पे अकेले रहते हैं तो थोड़ा डर लगता है। चल बाय। जी सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ क्या ना करूँ, दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। इसलिए मैंने अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया और उसे फ़ोन दिया और उसे कहा कि कॉलेज के आसपास रहे। उसके बाद मैं सीधा काकी के घर गया और मैंने उनकी खीर में बेहोशी वाली दवाई मिला दी। मुझे लगा कि काकी और वर्षा बेहोश हो जाएंगे और मैं चुपके से गहने और पैसे निकाल के चला जाऊंगा। आई, ये देखिए, मैं आपके लिए खीर लेके आया हूँ और वर्षा के लिए भी। कहाँ है वर्षा? अरे अरे, कितना अच्छा बच्चा है तू। पर आज तो मैं खीर खा नहीं सकती, मेरा उपवास है, और वर्षा तो खीर को छूती तक नहीं, तो लेके जा। ठीक है सर, मुझे किसी भी हालत में ऑपरेशन करवाना था, वरना मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ देता, और अगर आई पैसे और गहने लॉकर में रखती थी तो मैं उन्हें कभी नहीं निकाल पाता। इसलिए मुझे किसी भी हालत में आई को बेहोश करना ही था। आई, वो मैं वर्षा से मिलने आया था। वो क्या है ना, वर्षा सोई है और मैं भी सोने जा रही हूँ, तू बाद में आ जाएगा। आई मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ पर किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। मुझे सिर्फ ज्वेलरी और पैसा चाहिए, मैं चुपचाप लेके चला जाऊंगा। तू पागल हो गया? हाँ, पागल हो गया मैं। पैसा अंदर पड़ा है ना, निकल अंदर। मेरा सर, पैसे और गहने चुराने के बाद पहले मुझे लगा कि
मैं कानपुर भाग जाता हूँ, लेकिन मैं जैसे CST पहुंचा तो मुझे लगा कि अगर मैं कानपुर चला जाऊंगा तो आप लोगों को शक हो जाएगा। मैं सीधा MG रोड गया और अपने बॉयफ्रेंड को ज्वेलरी वाला बैग दे दिया और उससे अपना फोन ले लिया। फोन लेने के बाद मैं सीधा अपनी सोसाइटी में आ गया। अपनी जिंदगी संवारने के चक्कर में 2 मासूम जाने लेनी तुमने, सड़ना अब जिंदगी भर जेल। क्यों मारा तुमने मेरे बच्चे को? क्या बिगड़ा दोनों तुम्हारा? मेरे बच्चे को मार दिया। इतना प्यार करते थे इससे। शिवम को लता और वर्षा की हत्या के लिए और उसके पार्टनर को जुर्म में उसका साथ देने के लिए गिरफ्तार किया गया है। शिवम ने अपने सेक्स चेंज ऑपरेशन के लिए जो रास्ता अख्तियार किया वो सरासर गलत था। शिवम जिस पर लता और वर्षा इतना भरोसा करती थी, जिसे वो इतना प्यार और स्नेह देती थी, उसने अपने फायदे के लिए उन दोनों को मार डाला। ये आजकल के हमारे समाज का खौफनाक चेहरा है। चाहे कोई कितना भी करीब क्यों ना हो, अपने घर की अंदरूनी बातें, घर में रखे पैसे और गहनों का जिक्र उनके सामने ना करें। भरोसा करें, लेकिन आंख और कान खोले रखकर। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। सर, ये औरत मुझे सड़क पर पड़ी मिली। मेरी गाड़ी के आगे आके बेहोश हो गई। मैंने इसकी हालत देखी तो मैं सीधा इसे यहाँ ले आया। देखिए अब शांत हो जाएगी, या ना पानी पास। अब बताइए क्या हुआ था? सर, दो आदमियों ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। कौन थे वो लोग? आप जानती हैं उनको? मैं उन्हें देख नहीं पाई क्योंकि वहां पे बहुत अंधेरा था। मुझे जरा डिटेल में बताइए कि आपके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था। सर, मैं रोड पे चल रही थी, तब मेरे पीछे से एक गाड़ी आई और उसने मुझे गाड़ी में खींचा और मेरे मुंह पे कपड़ा बांधा और वो लोग मुझे सुनसान जगह पे लेके गए। लोगों ने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की, लेकिन मैं वहां से खुद को बचा के भाग गई और जब मैं रोड पे आई तब मैं बेहोश हो गई थी। इस पूरे वाकये के दौरान आपने एक बार भी उनकी शक्लें नहीं देखी? नहीं सर, वो सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर। पूनम, पूनम, आप कौन? इसका पति सतीश। पर हुआ क्या इसके साथ? इनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश हुई है।
क्या? किसने किया? किसने किया पूनम? मैं जान से मार दूंगा उसको। आप शांत हो जाइए। आपको किसी पे शक है? कोई ऐसा है जो आपका पीछा करता है या आपको परेशान करता है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जरा मुझे वो जगह दिखाइए जहां ये आपको मिली थी। सर ये मुझे यहाँ मिली थी। यहाँ पर? आप हमें वो एग्जैक्ट स्पॉट बता सकती हैं जहां आपके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश हुई? एग्जैक्टली तो नहीं पता, पर मैं वो उस तरफ से रोड की तरफ भागी थी। सर, ये देखिए पैरों के निशान। लगता है इनके साथ यहीं पर जबरदस्ती की गई है। सर ये पर्स। ये तो मेरा पर्स है। जरा आसपास देखो, कुछ मिलता है क्या? सर सर ये घड़ी मिली है। पता करो ये घड़ी ओरिजिनल है या फर्स्ट कॉपी। अगर ओरिजिनल है तो इसके सीरियल नंबर से खरीदने वाले का नाम पता चल जाएगा। ओके सर। आप जरा हमें वो जगह दिखाएंगे जहां से उन लोगों ने आपको उठाया था? हाँ। सर वो यहीं से उठाया था। गाड़ी किस तरफ से आई थी? सर वो पीछे से। राणे, जरा आसपास देखो, कोई सीसीटीवी इंस्टॉल्ड है क्या? ओके सर। चला। क्या हुआ बेटा? सब खैरियत? जी अंकल, सब ठीक है। क्या हुआ भाभी? सब ठीक है ना? और ये आपकी आंखें इतनी सूजी क्यों है? आप रोए हो? भाभी प्लीज संभालिए खुद को। भाईजान, भाभी का ख्याल रखना और कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो जरूर बताना। शुक्रिया भाभी। पूनम बेटा, खुद को कभी अकेला मत समझना। कुछ लोग हैं जिन्होंने औरत को खिलौना समझ लिया है, उन्हें तुम्हें जवाब देना है। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू सो मच अंकल। हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। सबीना, तुम लोग आराम करो, हम चलते हैं। जी। पूनम, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। जब तुम्हारे जोड़ों में दर्द था तो तुम बाहर गई क्यों? सतीश, वो काव्या को हल्का हल्का सा बुखार था। मैंने सोचा बर्थडे से पहले मैं उसे मेडिकल से दवाई लेके। सर, पूनम को जिस जगह गाड़ी में खींचा गया था वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। हाँ, लेकिन मेन रोड पे सीसीटीवी कैमरा है। हमने उसके फुटेज चेक किए, लेकिन उसमें कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा। और वो जो रिस्टवॉच हमें मिली थी वो? हाँ सर, वो घड़ी ओरिजिनल है। उसके सीरियल नंबर से पता चला है कि वो अंधेरी के एक शॉप से खरीदी गई थी। कार्ड स्वाइप हुआ था, इसलिए उसके ओनर का भी पता चला है। सर, वसीम शेख नाम का बंदा है। सर, ताज्जुब की बात तो ये है कि वसीम शेख पूनम के बिल्डिंग में रहता है। ये लीजिए आपका रेंट। इस बार तो ठीक है, पर अगले महीने से मकान का पूरा किराया मैं चेक में ही लूंगा। चेक में ही तो दे रहा हूं मैं। अरे भाई, कहाँ दे रहे हो आप चेक में? मकान का पूरा भाड़ा 22,000 रुपए है। मुझे 12,000 का चेक देते हो और आपकी बीवी 10,000 का कैश देती है। मैं मानता हूँ कि उसने मुझे पहले ही बोला था कि वो पूरा भाड़ा चेक में नहीं दे सकती। 12,000 चेक से देंगी और 10,000 कैश में।
पर इसके बाद ये नहीं चलेगा भाई। मुझे किसी ये ब्लैक मनी के झंझट में नहीं फंसना। जी वसीम शेख। जी मेरा बेटा है, बताइए। जी मैं ही हूँ, बोलिए। ये घड़ी आपकी है ना? जी मेरी है, लेकिन ये तो 2 महीने पहले खो गई थी। आपको कहाँ से मिली? वही जहाँ आपसे खो गई थी। ये घड़ी हमें उस जगह से मिली जहाँ कल पूनम के साथ हादसा हुआ था। सर लेकिन भाई ने आपको बताया कि ये 2 महीने पहले खो चुकी है। अगर घड़ी वाकई खो गई थी तो फिर घबराने की कोई बात नहीं है। फिलहाल इनको हमारे साथ जाना होगा। लेकिन सर इन्होंने किया क्या है? रेप अटेम्प्ट। क्या? आपकी बिल्डिंग में रहने वाली पूनम के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है इन्होंने। ऐसा नहीं हो सकता सर, पूनम के साथ हम सब लोगों के अच्छे ताल्लुकात हैं। क्या उसने ऐसी कोई शिकायत की आपसे? आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। देखिए फिलहाल इनको हमारे साथ जाना होगा, चलिए। अब्बू देखिए, अब्बू सर, अरे ऐसे कैसे ले जा सकते हैं आप लोग? इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए। देखिए इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। मेरे बच्चों पे झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। मैं आ रहा हूँ बेटा, बिल्कुल घबराओ मत। कुछ नहीं किया अब्बू। हाँ मैं जानता हूँ बेटा। क्या हुआ रफीक चाचा, क्यों इन्हें लेके जा रहे पुलिस? मुझे आज तक लगता था इस घर का रेंट 12,000 रुपए है, लेकिन तुम 10,000 रुपए कैश दे रही थी। हाँ, कहां से लाती थी हर महीने 10,000 रुपए? तुम तो कुछ काम भी नहीं करती हो। और क्या क्या छुपाया पूनम मुझसे? भाभी क्या हो गया? आप क्यों रो रहे हो? घर पे पुलिस आई थी और आसिफ और वसीम के उठा के लेके गई। पर क्यों? क्योंकि पुलिस को ऐसा शक है कि कल रात पूनम के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश उन दोनों ने की थी। क्या? पूनम मुझे जानना है कि सच क्या है। पूनम मैं सच जाने बिना नहीं मानूंगा। पूनम बोलो, क्या छुपा रही तुम मुझसे? पूनम प्लीज बोलो, मैं पूछ रहा हूं तुमसे कुछ। बताओ वसीम, कल रात 11 बजे के आसपास कहाँ थे तुम? सर मैं भाईजान के साथ था अपने रेस्टोरेंट पर। पूनम पे कब से बुरी नजर है तुम्हारी? सर भाभी मानते हो उन्हें हम? ऐसी नापाक बात उनके बारे में सोच भी नहीं सकते। सर वो लोग सिर्फ हमारे पड़ोसी नहीं है, घर वालों के बराबर है। एक दूसरे के यहाँ आना जाना है। अच्छे ताल्लुकात हैं सर हमारे आपस में। अच्छे ताल्लुकात भी हैं और बुरी नीयत भी। चलो ये बताओ, तुम्हारी घड़ी वहां कैसे पहुंची? सर मैंने बताया तो आपको कि मेरी घड़ी 2 महीने पहले खो गई थी। अब वो वहां कैसे पहुंची, किसने चुराई, मुझे नहीं पता सर। वो वहां कैसे पहुंची ये अगर तुम खुद बता दोगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर हमने पता लगा लिया ना फिर बहुत तकलीफ होगी। सर सतीश और पूनम आपसे मिलना चाहते हैं। सर आपने आसिफ और वसीम को क्यों अरेस्ट किया है? क्योंकि उनके खिलाफ हमारे पास सबूत है। अच्छा वहां अंधेरा था तो आपने शक्लें नहीं देखी होंगी, लेकिन आवाज तो सुनी होगी। सर मैं उस वक्त इतना डर चुकी थी कि मेरा आवाज वगैरह पे ध्यान नहीं गया। पर हाँ सर, इतना जरूर कह सकती हूँ कि वो लोग आसिफ और वसीम नहीं हो सकते। वो तो सतीश को भाई मानते हैं, मेरे देवर की तरह है। क्राइम स्पॉट पे जो हमें घड़ी मिली है वो आपके इसी देवर की है। सर वो तो नहीं मुझे पता, लेकिन आप प्लीज उन दोनों को छोड़ दीजिए। मैं यकीन के साथ कह रही हूँ कि ये काम वो लोग नहीं कर सकते। कर ले सर। सोना करना चला। बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने आसिफ और वसीम को इस झूठे और वाहियात इल्जाम से बचा लिया। नहीं चाचा जी, इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है। मुझे अच्छे से पता है कि आसिफ और वसीम भाई ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। थैंक यू भाभी। थैंक यू भाभी। चलते हैं बेटा। इन दोनों को फंसाने के लिए तुमने ये नाटक किया था ना, तो फिर बचाया क्यों?
इन दोनों की हालत देख के मुझे उन पे दया आई थी। अगर मैं इन दोनों को नहीं छुड़ाती तो इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। और वैसे भी मेरा मकसद इन्हें सजा दिलाना नहीं है, बस शक के घेरे में लेना, और वो हो चुके। पूनम, कि ये सब करना जरूरी है? कोई और ऑप्शन नहीं है क्या? सतीश, मेरे पास अगर कोई ऑप्शन होता तो मैं ये सब कुछ क्यों करती, और वो भी रफीक चाचा के साथ। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि पूनम के ऊपर किसी ने दबाव डाला और इसीलिए पूनम ने केस वापस ले लिया? या तो फिर इन दोनों ने पूनम के सामने अपनी इमेज इतनी साफ रखी है ताकि अगर ये फंस भी जाए तो इनके ऊपर कोई शक ना कर पाए। आई नो राणे, लेकिन अब विक्टिम खुद उनकी पैरवी कर रही है, तो हम क्या कर सकते हैं? रफीक चाचा, इन दोनों के बारे में सुना था, वो सच है क्या? वो अगर सच होता ना तो ये यहाँ नहीं होते। मुझे यकीन है कि मेरे बच्चे कभी भी इतनी गंदी हरकत नहीं कर सकते। यकीन तो दिख ही गया किसको किस पे कितना है। बड़ा एक दूसरे के घर पे घुसे रहते थे। किसके मन में कितना मैल है ये कौन जान सकता है। किसी से हमदर्दी नहीं रख सकते तो अपनी जबान पर लगाम तो लगा ही सकते हैं ना। किसने हक दिया आपको मेरे बेटों पर फप्तियां कसने का, उन्हें गुनाहगार साबित करने का? अरे जाइए ना, काम करिए अपना। पूनम, ये जगह ठीक है? हाँ, अभी तुम मारना पीछे, यहाँ सर पे, और थोड़ा जोर से मारना, सर पे लगना चाहिए। हाँ चलो जल्दी पूनम, जल्दी मारो पूनम। नहीं सती, मुझसे नहीं होगा। नहीं पूनम, पूनम पूनम पूनम, हमें करना पड़ेगा ये। हाँ, हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, हमें आगे की प्लानिंग करनी है। चलो डरो मत, मारो पूनम, जल्दी मारो, कोई आ जाएगा। पूनम मारो, पूनम पूनम। बाकी तो मैं समझता हूँ। लीजिए चाय लीजिए। इतना आगे आने के बाद पीछे हटने का क्या मतलब है? सब्र रखिए, अल्लाह सब अच्छा करेगा। रफीक भाई, आपके इतना हिम्मतदार मैं नहीं हूँ। मुझे मेरे घर परिवार की चिंता है, मुझे माफ करना। अब हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे। पापा पापा, आपको चोट कैसे लगी? बेटा आप यहाँ पे आओ। संभाल के। आपको ये चोट कैसे लगी? सर, सुबह जब मैं घर वापस आ रहा था तब किसी ने पीछे से मारा। कौन था, क्यों मारा पता नहीं। कब और कहाँ हुआ ये? जब मैं सुबह ग्रोसरी स्टोर से सामान लेके वापस आ रहा था तो जॉगर्स पार्क के पास किसी ने पीछे से मारा। किसी ने देखा आपको किसने मारा? नहीं सर, मैं बेहोश हो गया था। जब होश आया तो देखा कि मैं क्लिनिक में हूँ। सर, वो इनके फ़ोन से कॉल आया था। उन्होंने कहा कि इनके सर पे चोट लगी है तो वो उन्हें डॉक्टर के पास लेके गए। किसने फ़ोन किया था, आप जानते हैं उसे? नहीं सर, वो तो नहीं पता। जब तक वहाँ पे पहुँची वो निकल चुके थे। आपको किसी पे शक है? नहीं सर, वैसे तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। बाकी अगर किसी के मन में कुछ हो तो मैं कह नहीं सकता। सर, बड़े ताज्जुब की बात है कि एक ही हफ्ते के अंदर एक ही फैमिली के 2 लोगों पर हमला होता है और दोनों वक्त किसी ने भी हमलावर को नहीं देखा। राणे, कोई ऐसा इनसे दुश्मनी निकाल रहा है जिसके बारे में इस वक्त ये लोग सोच भी नहीं रहे। तुम क्राइम स्पॉट पे जाके इंक्वायरी करो, मैं जरा इनका बैकग्राउंड चेक करता हूँ। ओके सर, सतीश और पूनम दोनों ही अच्छे लोग हैं। कभी इनका किसी के साथ कोई झगड़ा वगड़ा ऐसा कुछ सुना? सर, ऐसा तो इनके बारे में कुछ भी नहीं सुना। सतीश एक छोटी सी कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब करता है और पूनम हाउसवाइफ। तो ये अकाउंटेंट की नौकरी में इतना कमा लेता है कि ऐसी पॉश सोसाइटी में घर ले लिया? सर, मैनेज तो करते ही होगा किसी न किसी तरह। बच्चों के लिए तो हर इंसान सेक्रीफाइस करता ही है। पूनम बता रही थी कि बेटी को अच्छा माहौल मिले इसलिए यहाँ पर रहने आए हैं।
फिर बेटी का स्कूल भी यहाँ से पास में ही। रफीक की फैमिली और इनके बीच में कैसा रिलेशन? सर रिलेशन तो ऐसे हैं कि ये पड़ोसी कम और रिश्तेदार ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि हो सकता है कि सतीश और पूनम की कोई फैमिली नहीं है, इसलिए उन्होंने इन्हें ही अपना परिवार मान लिया है। इसलिए हर सुख दुख में, हर तीज त्यौहार में एक दूसरे के साथ में रहते हैं। जगह तो यही बताई थी उसने। टूटे हुए अंडे और ब्रेड। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरेज भी नहीं है, फुटेज भी नहीं मिल पाएगी। अरे सुनो, सुबह कितने बजे दुकान खुलती है तुम्हारी? सुबह 10 बजे खोल लेते हैं। तुम्हारी दुकान कितने बजे खुलती है सुबह? सुबह 9 बजे दुकान खोलता हूँ साहब। 9 बजे? ये वसीम इस एरिया में क्या कर रहा है? साहब वसीम भाई का रेस्टोरेंट है आगे। पूनम सिर्फ सबीना से ही नहीं, वसीम और आसिफ के साथ भी बहुत घुल मिल कर रहती थी। आसिफ भाई रुको, आप मुझे मंदिर छोड़ दोगे? हाँ बिल्कुल, आइए ना, बैठिए। आसिफ कुछ 35 साल के आसपास है, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। और दूसरा वसीम है, जिसकी घर में बीवी है और सुना है बाहर कोई चक्कर भी चल रहा है। आज सुबह वसीम और आसिफ बिल्डिंग से बाहर गए थे? हाँ साहब, वो रोज सुबह जाते हैं दौड़ने के लिए, आज भी गए थे। वो आगे जो पार्क है ना सर, वहीं जाते हैं दोनों। पिछली बार भी पूनम ने ही तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवाया था, उसके बावजूद तुमने सतीश पे हमला कर दिया। अरे सर, हमने पहले भी कुछ नहीं किया था और अब भी कुछ नहीं किया है। पता नहीं आप लोग बार बार क्यों हम पर शक कर रहे हैं। क्योंकि जॉगिंग के बहाने तुम दोनों बिल्डिंग से बाहर गए थे और सतीश पे हमला भी पार्क के पास हुआ। सर, हम जॉगिंग पे गए थे, लेकिन हमने किसी पर हमला नहीं किया है। देखो सीधा सीधा सच बोल दो, तुम्हें भी आसानी होगी, हमें भी आसानी होगी। सर, हमने जब कुछ किया ही नहीं तो क्या कबूल करें? जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तेरा कैरेक्टर जानते हैं हम, घर पे एक बीवी है और बाहर एक चक्कर चला रहा है। सर वो गलती हो गई थी मुझसे, पर जब अब्बू ने समझाया तो मैंने अपना अफेयर तुरंत खत्म कर दिया। बेटा, मेरे दोनों बच्चों को पुलिस फिर से उठाकर ले गई। तो आपका कहना है कि वसीम और आसिफ ने आप पे हमला नहीं किया? सर, वो लोग मुझ पे हमला क्यों करेंगे? कोई तो वजह होनी चाहिए ना। आप किसी से डर रहे या आप पर कोई प्रेशर बना रहा है? सर, ऐसी कोई बात नहीं है, हम पे किसी का प्रेशर नहीं है। तो कहीं आप ही की तो पकाई हुई कोई खिचड़ी नहीं है? 2 बार आप पे हमला हुआ, दोनों बार आपने किसी को नहीं देखा। जिस पे हमें शक है हमने पकड़ा, उसको बचाने आप ही आ गए। ये कोई कोइंसिडेंस है या आप जानबूझ के कर रहे हैं? सर, हम ऐसा क्यों करेंगे? हम लोग तो खुद परेशान है कि हमारे साथ क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। सर, मैंने सारे खबरियों को एक्टिवेट कर दिया है। सर 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 मेरी बेटी कहीं खो गई है। कहाँ है उसका नाम? वो मैंने उसके स्कूल जाके भी देखा, वो वहाँ पे भी नहीं है। सर सर प्लीज मेरी बच्ची को ढूंढ लीजिए सर, प्लीज। आपने उसके स्कूल फ्रेंड्स के यहाँ पर पूछताछ की? हो सकता है कि वो किसी फ्रेंड के साथ उसके घर पर गई हो। नहीं सर, मैंने सब जगह देखा, वो कहाँ पे भी नहीं है। सर प्लीज प्लीज मेरी बच्ची को ढूंढ दीजिए। आप पहले शांत हो जाइए, आपकी बच्ची को हम ढूंढते हैं, आप घबराइए मत, आप पहले बैठिए। अब मैंने तो उसको रोज की तरह उसके स्टॉप पे उतार दिया था। जब तूने उसे उतार दिया तो उसके घर से कोई उसे लेने के लिए आया था? इतना ध्यान नहीं दिया साहब। ध्यान नहीं दिया, इसकी वजह से एक लड़की गायब हो गई उधर। राणे, जरा आसपास पूछताछ करो। ओके। सर, किसी ने कुछ नहीं देखा? सर, किसी को कुछ पता नहीं।
ऐसा कैसे हो सकता है रानी? स्पॉट पे इतनी चहल पहल है, अगर बच्ची को किसी ने यहीं से उठाया है और किसी ने नहीं देखा, नॉट क्वाइट पॉसिबल। आसिफ काव्या से बहुत प्यार करता था, वो उसका काफी ख्याल भी रखता था। कितनी बार तो काव्या को आसिफ स्कूल बस से घर भी लेकर आए, क्योंकि काव्या का स्कूल का टाइम और आसिफ और वसीम का लंच टाइम सेम है। मतलब वसीम या आसिफ में से किसी ने काव्या को किडनैप किया है, और शायद इसीलिए सड़क पे कोई शोर या हलचल नहीं है। सर, उस वक्त मैं अपने घर पर था, लंच कर रहा था, मैं बाहर निकला ही नहीं। सर, मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, मुझे नहीं पता काव्या कहाँ है। राणे, इन दोनों के बयान में कितनी सच्चाई है जरा चेक करो, और जरा ये सतीश और पूनम की इंक्वायरी भी निकालो। ओके सर। सर, वसीम और आसिफ के कॉल लोकेशन के डिटेल्स आ गए। सर, मोबाइल लोकेशन की डिटेल से पता चल रहा है कि वसीम का फोन उस दिन उसके घर पर ही बंद हो गया था, और आसिफ के मोबाइल का लोकेशन घर से दूर था। हमने उसके गर्लफ्रेंड से भी वेरीफाई किया, तो उसने बताया कि उस दिन आसिफ उसी के साथ था। राणे, ये दोनों थोड़े होशियार तो हैं। हो सकता है इन्होंने जानबूझकर अपने मोबाइल का लोकेशन इस तरह रखा जिससे हम गुमराह हों, और आसिफ की गर्लफ्रेंड भी उन्हें बचाने के लिए हो सकता है झूठ बोल रही है। सर, रफीक आया है, उसने वसीम और आसिफ की कोर्ट से बेल करवा ली है। अब्बू, आपने पुण्य आंटी के साथ गंदी बात की थी। सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हो। जावेद, क्या बदतमीजी है? चुपचाप खाना खाओ। पता नहीं किस बात का बदला ले रहे हैं दोनों हमसे। एक नहीं, तीन बार तुम लोगों पर इल्जाम लगे हैं। वाकई तुम लोगों ने कुछ नहीं किया? अब्बू, आप हम पर शक कर रहे हैं? बहस नहीं चाहिए, अपना सामान पैक करो और निकलो यहां से। जब तक अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं मिल जाता, दोबारा इस घर में दिखना मत मुझे। अब्बू, आप भी जानते हो कि सही क्या है। आप अपनी ही औलाद को ऐसे रास्ते पे नहीं छोड़ सकते। सही और गलत मैं जानना भी नहीं चाहता। इल्जामात लगे हैं तो उनसे बरी होना भी जरूरी है। तो ठीक है, मैं और जावेद भी इनके साथ जाएंगे। नहीं, तुम यहीं रुकोगी अब्बू का ध्यान रखने के लिए, और जावेद हमारे साथ कहाँ धक्के खाएगा? अब्बू, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं बेटा, आप अम्मी के पास रुको। नहीं अब्बू, मैं भी आपके साथ चलूंगा। बेटा, मैंने कहा ना आपसे, आप अम्मी के पास रुको। नहीं अब्बू, चलो। अम्मी, मेरे को अब्बू के साथ आना। हाँ, मेरे को अब्बू के साथ आना। चलो, अंदर चलो। हेलो, हाँ, कब की तारीख मिली? बहुत हो गया पूनम, अभी हमें पुलिस को सब सच सच बता देना चाहिए। इस सब के चक्कर में हम लोग, काव्या और रफीक अंकल, सबकी फैमिली परेशान हो रही है। तुम क्या है? पोरगी जीवन तो पाए ना, तो जाते दिमाग नहीं लगाने का। और ये क्या बार बार नाटक कर रही है उस आसिफ और वसीम को छुड़ाने का? रहने दो उनको अंदर, केस होने दो उन पे, तभी जाके मेरा आगे का प्लान सक्सेस होएगा। और मेरे को शेंदी लगाने के पहले ना सोच लो बाद में तुम लोग का क्या असर होएगा। जब तक मैं नहीं बोलता है वो चीज धरिच रहेगी, समझे क्या? तुम्हारी सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। पूरी सोसाइटी हम पे चीतू कर रही है। अब उन्हें इनको घर से निकाल दिया, और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। सबीना पागल हो गई हो क्या? इन लोगों ने हमेशा उन दोनों को बचाया ही। चलो यहां से, चलो।
सारी दुनिया हमें गलत समझ रही है। कैसे अपनी बेगुनाही साबित करेंगे हम? ये पूनम और सतीश ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। सतीश और पूनम की चालाकियों का जवाब अब देना पड़ेगा। आसिफ और वसीम काव्या को जहां रख सकते हैं, ऐसे सारे ठिकानों को हमने चेक किया, काव्या कहीं भी नहीं। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह भी सामने आया कि किडनैपिंग के वक्त आसिफ और वसीम उस स्पॉट पर मौजूद ही नहीं थे। कोई और ऐसा है जिस पे आपको शक है कि वो ये काम कर सकता है? सर, एक्चुअली हम लोग आपसे खुलकर बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन अब तो हमें भी लगता है कि वसीम और आसिफ ने ही काव्या को किडनैप किया होगा। सर, काव्या आसिफ को बहुत पसंद करती है। वो उसके लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लेके आता था, घंटों उसके साथ खेलता था। अगर उसने काव्या को किडनैप नहीं किया तो हो सकता है कि किसी और से किडनैप करवाया हो। आपके मकान मालिक का कहना है कि आपके घर का किराया 22,000, जिसमें से 12,000 चेक से और 10,000 कैश से जाता है। ऐसा क्यों? सर, वो इसलिए क्योंकि मैं होममेड केक बनाती हूँ, जिसकी पेमेंट मुझे कैश में मिलती है, इसलिए मैं 10,000 कैश में दे देती थी। तो ये जो 10,000 आप अलग से कैश में देती थी, उसके बारे में इनको क्यों नहीं पता? सर, क्योंकि काव्या की वजह से मैंने यहाँ पे आने की जिद की। अगर मैं इनको बता देती कि इस घर का रेंट 22,000 है तो शायद ये यहाँ पे कभी नहीं आते। इतना ही सच है या कुछ और भी है जो आप छुपा रही हैं? सर, मैं आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगी? मुझे पता होता कि इस बात से काव्या का कुछ लेना देना है तो मैं आपको बता देती। सर राणे, इनके बारे में जो जानकारी मिली है वो खुद इन्हें शक के घेरे में खड़ा करती है। और एक बात फिर भी समझ नहीं आती कि ये अपनी बच्ची का किडनैपिंग क्यों करेंगे। हेलो, क्या? साहब, मैंने आपको कॉल किया था। बॉडी कहाँ है? इधर है सर। सर, जब बच्ची गायब हुई थी तो उसके बदन पर स्कूल यूनिफॉर्म था, लेकिन जब उसकी लाश मिली तब कुछ और कपड़े थे। देखने से तो लगता है कि वो किडनैपर बच्ची का ख्याल रख रहे थे। राणे, जब हम फर्स्ट टाइम पूनम और सतीश के घर गए थे तब काव्या ने यही ड्रेस पहनी थी, और अगर आसिफ और वसीम ने उसे उठाया तो उनके पास वो ड्रेस कैसे पहुंची? सर, दोनों फैमिलीज का एक दूसरे के घर पर आना जाना था, शायद उसी वक्त ये कपड़े चुराए गए हो। हाँ राणे, लेकिन पूनम के रेप अटेम्प्ट का केस करने के बाद भी क्या इसी तरह आना जाना लगा रहा होगा? मुझे लगता है कि आसिफ और वसीम को फंसाने के लिए पूनम और सतीश ने ये काम किया है। मतलब पहले पूनम पे रेप अटेम्प्ट, फिर सतीश पे हमला और अब काव्या की किडनैपिंग। सर, लेकिन किसी को फंसाने के लिए क्या माँ बाप अपनी बेटी को मार देंगे? वही तो जानना है राणे कि वो ऐसा कर सकते हैं या नहीं, और अगर कर सकते हैं तो उनका मकसद क्या है? आखिर ऐसा क्या सच हो सकता था पूनम और सतीश की मजबूरी का कि उन्हें अपनी ही बेटी को किडनैप करने पर मजबूर होना पड़ा और भाई माने जाने वाले लोगों को दुनिया के सामने बेइज्जत करना पड़ा? जिस दरिंदे ने ये किया है ना, अल्लाह उसे सख्त से सख्त सजा दे। दूसरे का घर जलाकर अपने घर में रोशनी करना चाहती थी ना तुम? उस आग ने रोशनी की जगह तुम्हारे घर को ही जला के राख कर दिया। सतीश, मैंने किसी लालच में नहीं बल्कि काव्या और तुम्हारी जान बचाने के लिए सब। जान बचाने के लिए, जान लेने के लिए? कहाँ है काव्या? बचा पाई तुम काव्या की जान? सर, हमने कुछ किया सर। हमने कुछ नहीं किया सर। सही बता रहा हूँ, सर। बोलो, क्यों मारा काव्या को? सर, हमने नहीं मारा सर उसे। हम तो उसे आपके पास लाना चाहते थे ताकि अपनी बेगुनाही साबित कर सके सर। हमारे पास लेकर आ रहे थे मतलब? सर, हमें लगा कि सतीश और पूनम हमें जानबूझकर फंसा रहे हैं और उन्होंने काव्या को गायब किया है, इसीलिए हम लोग सतीश के गोडाउन पर गए और इन्होंने तो काव्या को यहीं छिपा रखा है और जानबूझकर हमें फंसाया जा रहा है। इनका ये खेल ना
हम यही खत्म कर देंगे। वसीम अंकल, वसीम अंकल। सर, जो हुआ हम वो कभी नहीं चाहते थे सर। हम तो खुद को बेगुनाह साबित करना चाहते थे सर। पर काव्या की जान चली जाएगी ये नहीं सोचा था साहब। वो हमसे बहुत प्यार करती थी साहब, और हमारी वजह से ही वो। जो आदमी तुम्हें गोडाउन पे मिला था वो कौन था? मालूम नहीं साहब, शायद सतीश और पूनम उसको जानते होंगे, क्योंकि काव्या को सतीश के गोडाउन पर रखा गया था। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि पूनम और सतीश ने मिलकर उस आदमी के जरिए काव्या को किडनैप किया था? शायद। उसका स्केच बनवा सकते हो? जी साहब। अंदर देखो सब तरफ। सर ये देखिए, खाने के पैकेट्स। लगता है यहाँ पर कोई रह रहा था। सर ये देखिए, काव्या के स्कूल के कपड़े। मतलब शायद वसीम और आसिफ सच बोल रहे हैं। पूरे एरिया की पूछताछ करते हैं। पहचानते हो उसे? अरे हाँ साहब, 3-4 दिन से मेरे यहाँ से चिप्स, चॉकलेट और ब्रेड लेके जाता था साहब। कौन था, कहाँ से था, कुछ मालूम है? इतना डिटेल तो मालूम नहीं साहब। मामा कुर्ता पैजामा और टोपी पहनता था और नासिक साइड की मराठी बोल रहा था। राणे, जरा पता करो कि पूनम और सतीश की फैमिली और रफीक की फैमिली में से नासिक की तरफ किसका कनेक्शन पड़ता है। हेलो जी, मैं शिरपुर पुलिस स्टेशन से PSI सचिन कामले बात कर रहा हूँ। आपने जिस आदमी का स्केच भेजा था उसका नाम संतोष जाधव है। वो यही नासिक का ही रहने वाला है। उसके खिलाफ 2 एक्सटॉर्शन के केसेस है। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। पहले वो सखाराम नाम के नेता का राइट हैंड था। आजकल सखाराम मर्डर केस में अंदर है। मुझे संतोष यादव और सखाराम, इन दोनों के बारे में आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है तुरंत भेज दीजिए। ओके सर। सिर्फ संतोष ही नहीं, बल्कि सतीश और पूनम, इन दोनों का गांव भी शिरपुर ही है, और शिरपुर के बाजू वाले गांव में ही वसीम और आसिफ भी रहते। सर, जब आसिफ और वसीम इन दोनों का बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला कि इनका बाप रफीक एक मर्डर केस में आई विटनेस है। सखाराम का एक चुड़बैया नेता मर्डर केस में अंदर है। पिछले 6 साल से सुनवाई चल रही है और आने वाले 8 दिनों में आखिरी तारीख भी है। अब मामला समझ में आया। रफीक अपने बयान से कोर्ट में मुकर जाए इसलिए उसके बेटों को फंसाया जा रहा है। अब ये काम सिर्फ संतोष का है या पूनम और सतीश भी इसमें मिले हुए हैं, ये तो उनसे ही पता चल सकता है। 1 मिनट सर। हेलो, क्या? हेलो, कौन बोल रहा है? ए रफीक, अपने बेटों को छुड़ाना चाहता है ना, तो इस बार तारीख को कोर्ट में नहीं जाने का, समझे क्या? हाँ, तेरे बच्चे आ जाएंगे घर पे वापस। हेलो हेलो, राणे, चाबी वाले को बुलाओ। पूनम की वजह से मेरी काव्या मरी, इसलिए मैंने उसे भी मार दिया। ये सारी प्लानिंग तुम दोनों ने संतोष के साथ मिलकर की थी? नहीं सर, हमने कोई प्लानिंग नहीं की थी। उल्टा संतोष हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहा था। मैं और पूनम तो एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे, बस हमारी जात अलग थी। इसलिए पूनम के परिवार को और गांव वालों को ये सब मंजूर नहीं था। हमारी जान लेने पर तो लेते सब, इसलिए वहां से भागकर हम लोग मुंबई आ गए। और फिर एक दिन काका, म्हणजे तू भाग के आके मुंबई में अपना संसार किया है, हाँ?
अगर तू नहीं चाहती कि गांव वालों को और तेरे परिवार को तेरे इधर होने की खबर मिले और वो आके तेरे बच्चे को और पति को मार डाले। काका नको। हाँ नको ना, तो अभी रफीक शेख के सोसाइटी में जाके रहने का और आगे जैसा मैं बोलता है वही सच करने का, समझ लेना। हाँ, ये ब्लैकमेल वाली बात तुम्हें शुरू से पता थी? नहीं सर, जब पूनम ने रेप अटेम्प्ट की कंप्लेन की तो मुझे उस पर शक हुआ। मैंने उससे पूछा तब उसने मुझे ब्लैकमेल वाली बात बताई। मैं भी मजबूर था सर, मैंने भी उसका साथ दिया क्योंकि मैं काव्या को कोई नुकसान नहीं होने दे सकता था। कौन किसको मारने वाला कुछ पता नहीं सर। संतोष ने मुझसे ये कहकर 5 लाख मांगे थे कि कोर्ट में रफीक गवाही नहीं देगा। मैंने उस 5 में से उसे 2.5 लाख दिया था, लेकिन आगे वो क्या करने वाला मुझे कुछ पता नहीं। संतोष का है? पता नहीं सर, उसके बाद उसने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। साहब, सकाराम भाऊ के केस में रफीक मुख्य गवाही था। रफीक बहुत आदर्श वाला है ना, तो वो टूटने वाला नहीं था। और फिर जब पूनम मेरे को दिखी तो मेरे दिमाग में आइडिया आया साहब। मैंने सोचा पूनम का इस्तेमाल करके रफीक के बेटों को फंसा सकते हैं। तो साहब पक्का सकाराम भाऊ के खिलाफ गवाही देने से रफीक पक्का मुकर जाएगा। इससे खुश होकर सकाराम भाऊ मेरे को पैसा भी बहुत देगा। लेकिन साहब बच्ची को मैंने जानबूझ के नहीं मारा है। एक तो लोग मुश्किल से कानून का साथ देने की हिम्मत जुटाते हैं और तेरे जैसे घटिया लोग उनकी हिम्मत तोड़ देते हैं। अब हम यहाँ तुझे इतना तोड़ेंगे ना, तो जिंदगी में कुछ तोड़ने लायक बचेगा नहीं। वो लोग जो किसी भी स्वार्थ, मजबूरी या नासमझी में गलत रास्ता चुनते हैं, वो अचानक अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की बलि देने तक को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन अपनी कब्र भी वो साथ ही खोदने लगते हैं। वरना दुनिया में ऐसी कोई लड़ाई नहीं है जो हौसलों से नहीं लड़ी जा सकती है। और ऐसी एक ईमानदार जंग रफीक लड़ रहा, जो ना वो सिर्फ हारी बल्कि अपने परिवार को भी ले डूबी। जुर्म के प्रति सिर्फ पुलिस की ही जिम्मेदारी नहीं बनती, बल्कि नागरिकों की भी जवाबदेही होनी चाहिए। इसलिए जब भी आपके साथ कुछ गलत हो या आप किसी और के साथ गलत होता देखें, तो इसकी सूचना पुलिस को जरूर दें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें